हमारे देश में दुनिया की 17% से भी ज्यादा आबादी रहती है। अब ये करोड़ों लोग जो यहाँ रहते हैं, क्या कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी कंपनी है कि जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम कर रही है? कोई भी ऐसा बिजनेस लेके कोई भी कंपनी क्या ऐसी है कि जो ये देखती है कि हमारे लोगों की क्या जरूरत है, उसके हिसाब से मैं अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाऊं? कौन सी ऐसी चीज है जो लोग सबसे अच्छा कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं अपने वस्तु और सेवा को तैयार करूं और उसको बेचूं, बिजनेस तैयार करूं। और इसके माध्यम से ये जो करोड़ों लोग आज हमारे देश में रहते हैं, इन करोड़ों लोगों का आर्थिक सामाजिक जीवन को बेहतर करो। कौन सी ऐसी कंपनी है जो इन लोगों की जिम्मेदारी लेती है और इनके लिए खड़ी होती है? ऐसी कोई कंपनी आज हमें देखने के लिए नहीं मिलती। दोस्तों, हम सभी कहते हैं ना कि फैमिली, परिवार का होना बहुत जरूरी है, शादी करनी चाहिए। ये पति पत्नी, ये बच्चे जो है ना, यही आपके काम में आते हैं। यानी कब कम ज्यादा हो, ऊंच नीच हो, दुख हो, तो उसमें यही लोग होते हैं जो आपके काम आते हैं, आपकी मदद करते हैं। और सही है, हम लोग भी किसकी मदद करते हैं? जो हमारे परिवार से होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे परिवार में जो भाई बहन होते हैं, उनसे हमारा इतना बनता भी नहीं, कभी कभी झगड़े भी होते हैं। लेकिन जब भी कोई परेशानी होती है, प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, तब हम हमेशा अपने वो भाई बहन या परिवार की हमेशा उनकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर क्या है इन करोड़ों किसानों के बारे में? अब ये करोड़ों किसान आज कई सारे संकट, कई सारे चैलेंजेस इनको फेस कर रही है। कौन है जो इनके लिए वो मदद करेगा जो मदद अदरवाइज हम अपने फैमिली के लिए करते हैं? अब ये किसान यानी ये वो है। हमारा देश आज भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आज भी 55% से 60% लोग इस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में काम करते, कृषि में काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी जो चलती है वो इस कृषि के ऊपर चलती है। कोरोना में जब 2 साल, हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन जीडीपी का एग्रीकल्चर से बहुत ही, भले ही कम हो, लेकिन जो पूरे लोगों का सहारा जो बना है वो एग्रीकल्चर है। कोरोना में 2 साल एग्रीकल्चर, ये पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, बाकी के सभी सेक्टर काम नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था जिन्होंने तैयार की, वो किसान अगर आज संकट में है, अगर आज उनका प्रॉब्लम है, तो उनके लिए खड़े होने वाले या उनके लिए काम करने वाली जो कंपनी होनी चाहिए, ऐसी कंपनी आज दिखाई नहीं देती। दोस्तों, यही नहीं, लेकिन आज हमारे यहाँ करोड़ों ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। वो शायद इकोनॉमिकली कम कंट्रीब्यूट करते होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे इस पर्यावरण का, हमारे इस इकोसिस्टम का ख्याल रखा है, वन्य जीवों का ख्याल रखा है, जैव विविधता का ख्याल रखा है। और ये लोग आज हजारों सालों से जंगल में रह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1000 साल पहले भी उनकी जैसी परिस्थिति थी, वैसी ही परिस्थिति आज। जो बेसिक चीजें आज हम कंसिडर करते हैं और जिनके बिना हम सोच ही नहीं सकते, एक दिन, एक घंटा, कुछ भी, आज ऐसी बेसिक चीजें भी उनके पास नहीं है। बिजली हो सकता है, पानी हो सकता है, सैनिटेशन हो सकता है। आज इन लोगों के लिए भी, इन लोगों को देख के कोई कंपनी जो व्यवसाय का निर्माण करे, बिजनेस का निर्माण करे, इनको एक अच्छे पैसे कमा के दे, उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति बेहतर करे, ऐसी कोई कंपनी नहीं। और इतना ही नहीं, कई सारे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ्स है जिन्हें रोजगार नहीं है। और ये दो दो तरह की बेरोजगारी है। यानी ओपन बेरोजगारी है जो हमें दिखाई देती है कि वो काम पे नहीं जा रहे, वो घर पे है। लेकिन छिपी बेरोजगारी भी है, यानी बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं? बहुत ही लो लेवल पे, जहां उनके नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई काम ही नहीं है। अब ये लोग भी, ये लोगों हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा सोच के भी काम करने वाली आज कौन सी कंपनी नहीं है? लेकिन दोस्तों, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, ये लोगों के लिए आप देवता समान हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो लोग हैं जिनको आज हम एक्चुअली देवता मानते हैं, देवता समझते हैं, ये इसीलिए क्योंकि इन्होंने पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए काम किया। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ये ऐसे राजा थे कि इन्होंने पूरी जिंदगी सब कुछ, अपना घर भी सब कुछ कहीं तरफ देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम किया।
लेकिन इतना नहीं, राजा महाराजा तो है ही, लेकिन ये अकबर बादशाह, जो सेंट्रल एशिया से आए हुए मोगल, उनके बारे में, अकबर जब था तो अकबर ने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया। उन्होंने धर्म जात वगैरह कुछ देखी नहीं, इसलिए आज अकबर का नाम भी बहुत रिस्पेक्ट से हम लोग लेते हैं। तो जब आप समाज के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो आप सबके लिए वंदनीय हो जाते हैं दोस्तों। और समाज के लिए काम करने के लिए वैसे बहुत सारे तरीके हैं। कोई अगर सरकारी सिस्टम में चपरासी से लेके कलेक्टर तक अगर कोई अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है, तो वो समाज की सेवा ही कर रहा है। अगर बॉर्डर पे हमारे सैनिक है, यहाँ काम करने वाली हमारी पुलिस है, वो भी समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। हमारे समाज में ये जो वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, ये सभी लोग समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छी सेवा देते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज की जो सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर हमें मिलता है बिजनेस से। बिजनेस एक बहुत अच्छा तरीका है समाज और लोगों की सेवा करने का। लोगों को क्या चाहिए होता है मुझे बताइए। किसी भी परिवार में लोगों को लगता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनकी उनकी शिक्षा अच्छी हो, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, मेरे जो माँ बाप है उनकी अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, या मेरे घर का या कोई भी जो छोटे छोटे सपने होते हैं लोगों के, वो पूरे हो, उसको उसके लिए लगते हैं पैसे। अभी उन परिवारों के लिए, उन लोगों के लिए पैसा जनरेट करने का, निर्माण करने का काम उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, और इनडायरेक्टली कई सारे ऐसे जो प्रॉब्लम जो हमारे परिवार में होते हैं उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक्चुअली ये जो बिजनेस होते हैं वो संसाधनों का उनका उपयोग करते हैं और उनसे फिर प्रॉफिट का निर्माण करते हैं सबके लिए। अभी कोई प्रदेश एक प्रगत प्रदेश है और कोई अप्रगत प्रदेश है, कोई एरिया डेवलप्ड है, कोई एरिया अनडेवलप्ड है। क्या फर्क होता है दोनों में? तो फर्क संसाधनों का नहीं होता, रिसोर्सेस का नहीं होता। यानी दोनों जगह पे रिसोर्सेस होते हैं, संसाधन होते हैं। फर्क होता है कि जो डेवलप्ड या प्रगत प्रदेश, देश, जगह होती है, वहां रिसोर्सेस का उपयोग किया जाता है बेहतर, ऑप्टिमम, और उससे संपत्ति का निर्माण किया जाता है। और यहाँ जो अप्रगत है, पिछड़े हैं, वहां संपत्ति का निर्माण नहीं किया जाता, वहां संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता। और संसाधनों का उपयोग कौन करता है, कौन उसको डेवलप करता है? तो वो करते हैं उद्योग। और फिर ये उद्योग ही है जो फिर अपने इस पूरे प्रोसेस में कई सारे जॉब, रोजगार का निर्माण करते हैं, कई सारे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी का निर्माण करते हैं। जब आप किसी को 1,000 रुपए कमा के देते हैं, हमने देखा कि 8 से 9 गुना जीडीपी का निर्माण होता है। यानी वो 1,000 में से 100 रुपया राशन के लिए खर्च करता है, 100 रुपया कपड़ों के लिए खर्च करता है, 100 रुपया बच्चों के लिए खर्च करता है, 100 रुपया माता पिता के लिए खर्च करता है। तो जब भी आप लोगों के हाथ में पैसा देते हैं, तो कई सारे इनडायरेक्ट छोटे छोटे व्यावसायिक धंधा पानी करने वाले लोग तैयार होते हैं। कोई अपने छोटे सा होटल खोलेगा, कोई कपड़ों का दुकान खोलेगा, ऐसी कोई अलग अलग चीजें जो लोगों को लगती है वो ऐसे निर्माण होते हैं। और यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या उद्योग है, उसको भी लगने वाले कई सारी चीजें का निर्माण इसमें होता है। इस तरह से ये जो बिजनेसेस होते हैं, व्यापार और उद्योग होते हैं, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीडीपी या संपत्ति का निर्माण करते हैं। ये हमारे संपत्ति में योगदान देते हैं और देश का जीडीपी बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमने हमने हमेशा देखा है कि टेक्निकल जो डेफिनेशन है बिजनेस की, वो है कि किसी भी वस्तु का, सेवा का निर्माण करिए, उसको बेचिए और पैसे कमाइए, वो है बिजनेस। अभी ये रही टेक्निकल व्याख्या, टेक्निकल डेफिनेशन। असल में जो अर्थ हमने समझा है, जो अर्थ हमेशा हमने डिस्कस किया है, वो यह है कि बिजनेस वो चीज है, अगर आज समाज में लोगों के सामने कोई संकट है, प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन अगर आप अपनी वस्तु और सेवा के साथ दे रहे हो, तो वो है बिजनेस। अगर लोग जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं उसको अगर बेहतर कर रहे हो आप अपने वस्तु के साथ या सेवा के साथ, तो वो है बिजनेस। तो बिजनेस का ओरिजिनल जो मोटिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वही है लोगों की सेवा करना, सोसाइटी को बेहतर करना। इनफैक्ट पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो बिजनेस एक बहुत अच्छा तरीका है, ये उद्योग व्यापार बहुत अच्छा तरीका है हमारे समाज, हमारे लोगों की सेवा करने का, उनके लिए कुछ अच्छा काम करने का। इनफैक्ट हमारे जो देश की जो संस्कृति है,
हमारी सिंधु संस्कृति से लेकर आज हजारों सालों से ये सिंधु घाटी की संस्कृति चालू है। आज भी, आज तक हमारे गांव में जो व्यापार बिजनेस का जो अर्थ है वो यही है। आज भी हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो गांव स्वयं पूर्ण खेड़े या आत्मनिर्भर गांव, ऐसी कंसेप्ट संकल्पना तब से है, सिंधु घाटी की तब से। यानी कैसे हमारे यहाँ जब भी बिजनेस व्यापार होता है वो समाज की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए होता है। यानी गांव में, गांव कैसे बसा, कैसे लोग एक जगह पे बसने लगे, बस्ती करने लगे, गांव बन गए, वो उसका कारण था एग्रीकल्चर, खेती। अभी इस खेती के लिए जो औजार लगते हैं लोहे के, वो औजार, लोहे के औजार बनाने वाले कुछ लोग तैयार हुए, स्पेशलिस्ट हो गए। अभी इन खेती के लिए, घरों के लिए जो लकड़ी के सामान लगते थे वो तैयार करने वाले कुछ लोग बने, वो स्पेशलिस्ट बने। इन सभी लोगों को जो वस्त्र लगते थे वो करने वाले कुछ लोग बने, वो स्पेशलिस्ट बने। फूलों से लेके, चप्पल से लेके, अलग अलग चीज जो लगते थे वो करने वाले लोग तैयार हुए, वो स्पेशलिस्ट बने। और वैसे अगर आप देखोगे तो वही उस गांव में फिर ये अलूतीदार बलूतीदार जिनको हम कहते हैं सिस्टम, ये ऐसी सिस्टम है कि जिससे समाज को बेहतर आत्मनिर्भर करते हैं। और इसी देश में, इसी हमारे भारत देश में जिस परंपरा से हम लोग चलता आ रहे हैं, जब आधुनिक भारत में आधुनिक इस औद्योगिकरण या आधुनिक बिजनेस का निर्माण हुआ, तो इस आधुनिक उद्योजकता के जो जनक है, जिन्हें पिता हम लोग कहते हैं, उनका नाम है जमशेदजी टाटा। हमारा आधुनिक भारत में जो आधुनिक बिजनेसेस है उसके जनक कहते हैं, जनक कहा जाता है जमशेदजी टाटा इनको। जमशेदजी टाटा साहब ने जो बिजनेस का निर्माण किया, व्यवसाय का निर्माण किया, इसीलिए किया क्योंकि उनको लोगों की सेवा करनी थी। वहां के जो संसाधन थे उसका उपयोग करके लोगों के लिए काम करना था। इसलिए उन्होंने साक्षी जैसे छोटे से गांव में बिजनेस का निर्माण कर जमशेदपुर जैसा एक मेट्रो सिटी का निर्माण किया। दोस्तों, ये जो हमारे जनक, इंडियन इंडस्ट्री के जनक जिन्हें हम कहते हैं, उनका विचार ऐसे था कि जब भी हम ये बिजनेस करते हैं, किसी क्षेत्र में करते हैं, किसी समाज में लोगों के साथ करते हैं, तो वो जो समाज जिनके साथ हम लोग ये बिजनेस करते हैं, वो जो लोग जिनके साथ हम लोग ये बिजनेस करते हैं, हमारे बिजनेस में वो सिर्फ हिस्सेदार नहीं होते, वो सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं होते, वो हमारे टीम मेंबर नहीं होते। तो हम पूरा जो बिजनेस करते हैं ना, जो उद्योग व्यापार करते हैं, वो करते ही है उन लोगों के लिए। उनका पर्पस होता है लोग, ये लोगों के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो लोग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके लिए ये उद्योग और व्यापार किया जाता है। और ऐसे सोच के साथ हमारे इस जो भारत की जो अर्थव्यवस्था या भारत की जो अलग अलग उद्योग है उनकी निर्माण का काम चालू हुआ। और दोस्तों, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं कि जिन्होंने अपने उद्योग को इस समाज के लिए उपयोग किया। अभी मुंबई आज भारत की आर्थिक राजधानी है, और आज नहीं पहले से ही है। जब अंग्रेज थे, उनसे लेके आजादी के बाद से लेके अभी तक मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। जितनी भी डेवलपमेंट, जितना भी विकास मुंबई का हुआ, हम हमेशा कहते हैं कि ये विकास अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए सब कुछ चीजें की, अपने फायदे के लिए जो कुछ करना था उन्होंने किया। लेकिन मुंबई का विकास अगर किसने किया होगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका है, तो उनका नाम है नाना शंकर शेठ। शंकर शेठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़े व्यापारी फैमिली में वो पैदा हुए। उनका नाम था शंकर मुरकुटे, और वो मुंबई के नजदीक ठाणा में मुरबाड गांव से थे। और वो इतने रईस और कि जो भी बाहर के लोग, परदेसी लोग जो बिजनेस के साथ भारत के साथ व्यवहार करते थे, बिजनेस करते थे, वो अपने पैसे वगैरह सब इनके पास रखते थे। इतने रिस्पेक्टेड अच्छे थे। लेकिन उन्होंने पूरे अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का, पैसों का पूरा जो उपयोग है लोगों के लिए किया। ये रेलवे आई इनकी संकल्पना से, नॉट संकल्पना। इन्होंने ये पीछे लगे, अंग्रेजों को पहला प्रपोजल उन्होंने दिया, पूरे उस कमिटी में शामिल हुए, बार बार पीछे लग के उन्होंने पहली भारत में जो मुंबई से ठाणे जो रेलवे चली, वो इनकी कोशिशों की वजह से चले। उन्होंने कई सारे संस्थाओं का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण मुंबई में किया। उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है एल्फिस्टन कॉलेज। अब इस एल्फिस्टन कॉलेज वो कॉलेज है कि जहां पढ़ के गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने पढ़ाई की। अभी गोपाल कृष्ण गोखले यानी कौन, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको गुरु मानते थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले, वो इस इंस्टीट्यूट से पढ़े। बाल गंगाधर तिलक वो इससे पढ़े, दादा भाई नौरोजी वो इससे पढ़े, न्यायमूर्ति रानडे
ये सब इंस्टीट्यूट से पढ़े और इन्होंने फिर भारत का योगदान दिया। उन्होंने वो भाऊ दाजी लाड म्यूजियम शुरू किया और लोगों को बताने की कोशिश की कि देखो हमारा इतिहास क्या था। दोस्तों, इन्होंने कई सारे संस्थाओं का निर्माण किया, संस्कृत एक संस्था का निर्माण किया, लेकिन इसके साथ उनका बहुत बड़ा योगदान था हमारा पहले स्वतंत्र युद्ध में 1857 में जो हमारी पहला, जिसे स्वतंत्र युद्ध हम कहते हैं, राष्ट्रीय उठाव जिसे कहते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति वगैरह सब क्रांतिकारियों और उनके लिए दी और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने फिर इनको पकड़ के जेल में डाला, लेकिन इनके अगेंस्ट कुछ मिला नहीं, फिर उनको रिहा करना पड़ा। लेकिन तब तक अंग्रेजों ने इतना जुल्म किए थे कि बाद में इनका देहांत हो गया। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हमारे मुंबई को। और इतना ही नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले अभी महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े समाज सुधारक करके इनको जाना जाता है। बचपन से हमने बहुत बड़ा इनके बारे में। इन्होंने और इनकी पत्नी ने मिलकर भारत की पहली लड़कियों के लिए स्कूल का निर्माण किया और ऐसी कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया जो अभी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आज भी नामुमकिन है। और कई सारी चीजें की जिसकी वजह से उनके खुद लोगों ने, उनके समाज ने उनको बेदखल किया, लेकिन वो करते रहे। उनको उनका समाज सुधारक में इतना योगदान है कि बहुत सारे लोग उसमें खो जाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने एक बिजनेस का, व्यापार का निर्माण किया और उन्होंने मुंबई और पुणे और उसके बीच में कई सारे ऐसी चीजों का निर्माण किया जो आज भी है। मुंबई महानगर पालिका की जो इमारत है वो इनकी कंपनी ने बनाई। कई सारे रास्ते, कई सारे ब्रिजेस, कई सारे कालवे, कई सारे डैम्स इन्होंने बनाए। पुणे महानगर पालिका में ये खुद कमिश्नर करके काम कर चुके हैं। अंग्रेजों ने उनको रखा था इनके काम की वजह से। दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं कि जिसकी वजह से लोगों ने अभी तक बिजनेसेस किए और इस बिजनेस की वजह से हमारे समाज, लोगों की जिंदगी बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन आज के तारीख में अगर बिजनेस देखोगे ना, तो बिजनेस जब भी कोई करता है तो उनको समझ में ही नहीं आता ये सब चीज। लोग आज की तारीख में बिजनेस करते हैं तो सिर्फ खुद के लिए करते हैं और यहां तक कि जब उनको प्रॉफिट चाहिए होता है, जब कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिन्होंने हमें साथ दी है, जिसके वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको भी धोखा दे सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, जिनको जो प्रॉमिसेस किए हैं उनको धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आज बिजनेस के लिए। वो जो बिजनेस ने लोगों के लिए, समाज के लिए करना चाहिए था, ये कोई नहीं कर रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में और हर देश में कानून है जिसका नाम है CSR। वो कहते हैं कि आप जब भी बिजनेस का निर्माण करते हैं तो बिजनेस के उस प्रॉफिट के साथ थोड़ा तो पैसा कम से कम आप समाज के लिए, लोगों की जरूरतों के लिए खर्चा करो। और वो जो थोड़ा सा पैसा है उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। यानी कॉर्पोरेट यानी कंपनी, सोशल यानी सामाजिक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी लीजिए और उनके लिए थोड़ा सा खर्च कीजिए जितना पैसे आप कमाते हैं। और ये कानून, ये व्यवस्था सभी देश की सरकार लगा रही है, करती है। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो एक्ट है 2022 में 2% हुआ है। पहले 3% था, अभी 2% हुआ है कि आपने जो भी प्रॉफिट करते हैं आपको 2% लोगों के लिए खर्च करना है। और वो भी कैसा, वो भी सबके लिए नहीं है। अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ के ऊपर आपका नेटवर्थ है, 1000 करोड़ के ऊपर आपका टर्नओवर है, या 5 करोड़ कम से कम नेट आपका प्रॉफिट है, तब आपको खर्च करना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कैसे लोग आज खर्च करते हैं? इन कंपनियों की ट्रस्ट होती है और ट्रस्ट के अंडर हॉस्पिटल आते हैं या वो कॉलेज, स्कूल्स का निर्माण करते हैं। लेकिन कहाँ करते हैं? तो बड़े बड़े मेट्रो शहर में, ये मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, ऐसी शहर में। यानी जहां जरूरत होनी चाहिए, जहां काम होना चाहिए, इन पैसे का उपयोग होना चाहिए, वहां एक्चुअली होता है कि नहीं, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है। दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो अपनी संपत्ति निर्माण कर इस संपत्ति का उपयोग लोगों के जरूरतों के लिए करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फिलांथ्रोपिस्ट, यानी दानशूर व्यक्ति। तो सभी अभी जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, उसने उनके जो मालिक है वो अभी दानशूर करके, फिलांथ्रोपिस्ट करके पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये अपने अपने ट्रस्ट के नाम से वो पैसा अलग अलग जगह पे वो खर्चा करते हैं। और ये सभी जो पैसा होता है इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन ये एक्चुअली क्या करते हैं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है।
बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लोग जो पैसा लगाते हैं वैसी जगह पे लगाते हैं जहां उनका फायदा होता है, जैसे पॉलिटिकल कुछ चीजें होती है, बाकी सब ऐसा कुछ होता है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन पूरे दुनिया में पिछले 100 साल में सबसे बड़ा दानशूर व्यक्ति कौन था, या सबसे बड़ा आदमी की जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लोगों के लिए खर्च किए बिजनेस करके, यानी सबसे बड़ा एक फिलांथ्रोपिस्ट पूरे दुनिया में पिछले 100 साल में कौन था, तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। दोस्तों, ये जो आधुनिक बिजनेस का निर्माण हुआ है ना, ये हुआ है औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो 1840 से लेके 1860 में। अभी उसे तो 200 साल, पिछले 200 सालों से औद्योगिक क्रांति हुई। अब इन 200 सालों में हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। हम हमारा देश गुलाम था, हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। इन 200 सालों में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ, तो अमेरिका, यूरोप, इन देश का हुआ। उनकी इकोनॉमी बहुत आगे निकल गई और इन अंग्रेजों ने हमें वो काम करने नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति में, और ये जो फिलांथ्रोपिस्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, ये परसेंटेज में नहीं है, यानी मैंने 100 रुपया कमाया तो मैंने उससे 10% खर्च किए, 20% खर्च किए, वो परसेंटेज में नहीं है, एक्चुअल टर्म्स में है। आपने 1 लाख रुपए खर्च किए, 5 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख रुपए खर्च किए, तो एक्चुअल टर्म्स की बात कर रहा हूं। इस श्रेणी में, यानी पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा ऐसे पैसे खर्च करने वाला अलग अलग जगह पे, तो दूसरे नंबर में जिसका स्थान आता है बिल गेट्स। वो पर्सन, वो आदमी ऐसे कंपनी का निर्माता है, फाउंडर है, संस्थापक है, जो कंपनी कई साल तक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। यह आदमी खुद दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। कितने साल, 19 साल। 19 साल तक यह आदमी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और वो जितना पैसा खर्च करता है, उन्होंने जितने एक्चुअल टर्म्स में जितने पैसे खर्च किए ना, उससे ज्यादा पैसा कौन खर्च करता है, बहुत ज्यादा, 30-40% से बहुत ज्यादा कौन करता है, एक ऐसा आदमी जो ऐसे देश में आता है कि जो गुलामी में है, और गुलामी में रह के भी उद्योग बिजनेस का निर्माण करता है, और इतना ज्यादा पैसा जब खर्च करता है, तो आपको समझा होगा कि किस तरह से जमशेदजी टाटा साहब ने काम किया होगा। दोस्तों, ये तो रही भारत की सोच, भारत की संस्कृति कि जिस तरह से हम बिजनेस कर रहे जो हमारी सोच है। लेकिन ये जो बिजनेस है, यही तरीका लोगों ने पूरी दुनिया में कैसा इसका उपयोग किया है, तो लूटने के लिए, यानी एकदम विपरीत, एकदम उल्टा इस बिजनेस का उपयोग आज तक दुनिया के कई सारे देशों ने भी किया। और उसमें पहला नंबर जिनका आता है वो है ब्रिटिश। अंग्रेजों ने तो इस बिजनेस का निर्माण और बिजनेस का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए किया। जब हमारे देश में आए थे, भिखारी बन के आए थे, हमारे देश को जब छोड़े, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करके निकल गए थे दूसरे स्थान पे। और हमें जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, वो एकदम पर कैपिटा हम लोएस्ट थे, ऐसा देश ऐसी बर्बादी करके गए। और अंग्रेजों ने सिर्फ हमारे यहां नहीं किया, तो अंग्रेज बहुत सारे कई सारे इलाकों में उन्होंने अपना राज किया, अमेरिका से लेके कई एशियन अफ्रीकन देशों में। लेकिन अमेरिका आजाद हुआ 1783 में। और हम अभी, तो अमेरिका जल्दी आजाद हो गया, उसने अपने डेवलपमेंट की, और हमने नहीं कर पाए। इन अंग्रेजों ने जो कुछ जब पैसा कमाया, मैक्सिमम पैसा उन्होंने जो लूटा होगा वो अपने भारत देश से लूटा। दोस्तों, लेकिन यही परिस्थिति आज भी चालू है। आज भी ये जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है ना, उनके कंट्रोल में संसाधने हैं, रिसोर्सेस है। अभी जो हमारी कुदरत है, जो हमारी धरती माँ है, वो कभी भेदभाव नहीं करती, कम ज्यादा ये सब कुछ नहीं करती, सबके लिए रिसोर्सेस है। लेकिन ये जो बिजनेसेस होते हैं, ये बिजनेसमैन होते हैं, ये कई बार बहुत ज्यादा इस संसाधनों का, रिसोर्सेस का उपयोग करते हैं, लुटते हैं, जिनका फिर इंपैक्ट बाकी के लोगों पर होता है। और सिर्फ संसाधन कंट्रोल में नहीं होते उनके, बाकी की चीजें भी, यानी वहां आपकी पॉलिटिक्स से लेके न्याय व्यवस्था से लेके सब कुछ इनके कंट्रोल में होता है। और पूरी दुनिया में यह हालत होता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार बनती है, केंद्र में किसकी बनती है, राज्य में किसकी बनती है, और सभी देशों में ऐसा है। वो कंट्रोल, इतना ज्यादा कंट्रोल बिजनेस की वजह से इनका सब कुछ होता है। और ये सभी लोग जो होते हैं ना, ये पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए कुछ भी करते हैं आज। यानी हमारी सोच, हमारी संस्कृति जो है कि लोगों के लिए बिजनेस होना चाहिए,
समाज के लिए होना चाहिए, एकदम उसके विपरीत। अभी देखिए ना, ऑयल एंड गैस सेक्टर, पूरी दुनिया को पता है कि ऑयल एंड गैस की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश आज की तारीख में ऑयल एंड गैस में हो रहा है। सबसे ज्यादा माल बेच रहा है ये ऑयल एंड गैस। और यही बाकी के भी सेक्टर्स है, बाकी के भी जो भी सेक्टर में कोई धंधा करता है ना, वो देखता ही नहीं कि मेरी फैक्ट्री की वजह से मेरे गांव वालों की कुछ तकलीफ हो रही है क्या, कितना एमिशन, कितना धुआं छोड़ रहा हूं मैं, कितना पोल्यूटेड एसिड का पानी, एकदम पॉइजन, विष युक्त पानी मैं नदी में छोड़ रहा हूं, तालाब में छोड़ रहा हूं, क्या उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनको सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है कि मुझे कितना पैसा मैं इससे कमा रहा हूं। और दोस्तों इसी का, इन सभी जिस तरह से अभी बिजनेस हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आज हमारे समाज में हो रहा है। और वो समाज में वो इफेक्ट क्या है? असमानता, विषमता, नाइंसाफी। दोस्तों आज पिछले साल जो दुनिया का इनइक्वालिटी रिपोर्ट था, असमानता का रिपोर्ट था, उसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी देश हो, कम ज्यादा इसमें सभी जगह विषमता है। और इस विषमता का प्रमुख कारण है इस तरह के किए जाए हुए बिजनेस, करते हुए बिजनेस। और इसमें भारत का नाम बहुत आगे है। आप देख सकते हैं कि 123वां रैंक है भारत का। और भारत के बारे में ये कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है, लेकिन बहुत ज्यादा विषमता वाला देश है। इसको अगर आप देखोगे कि भारत के बारे में उन्होंने कहा है, अभी आप देख सकते हैं एक चार्ट, ये पूरी दुनिया का जो रिपोर्ट है उसका चार्ट है 2021 का। अगर आप देखोगे तो ये 3 स्तंभ आपको नजर आ रहा है, एक सफेद व्हाइट, एक ब्लू और रेड। अब ये सफेद जो व्हाइट स्तंभ जो पहला आपको नजर आता है 2021 का, उसमें है कि 1% लोग जो ऊपर के टॉप, वो कितना इनकम कमाते हैं। भारत में साल में जितना इनकम होता है, 1% लोगों को कितना इनकम मिलता है? 33%। जितना भी इनकम होता है 33% 1% लोगों के पास जा रहा है। और नीचे के आधे लोग, 50% लोगों के पास कितना इनकम जा रहा है? तो 6% से कम, 5.9 जो आप देख सकते हैं। और ऊपर के जो 10% लोग हैं ना, उनके पास 64.6, यानी ऑलमोस्ट 65% जो इनकम जो हर साल हम लोग कमाते हैं ना, 65% उनके पास जाता है। 33% 1% लोगों के पास जाता है। और यही चीज अगर आप संपत्ति के बारे में देखोगे कि भारत में संपत्ति के बारे में कितनी विषमता है, तो आप दंग रह जाओगे। दोस्तों 1% वो लोग जिनके पास 33% इनकम जाता है, उनके पास अगर संपत्ति आप देखोगे तो 1% लोगों के पास 42.5, 42.5 इतनी परसेंट भारत की संपत्ति 1% लोगों के पास है। और जो आधे लोग हैं ना, हम आधे, हमारे पास 2.8, 3% से भी कम इतनी संपत्ति आधे लोगों के पास है। ऊपर के जो 10% है उनके पास लगभग 75%, 10%, और 90% जो है उनके पास 25%। ऐसी विषमता आज हमारे देश में है। और ये विषमता को बढ़ाने के लिए ये जिस तरह से बिजनेस चल रहे हैं, जिस तरह की लूट चलती है इन संसाधनों की, एक नया तरीका हमारे अभी आजू बाजू है जो तैयार हुआ है, और उसका नाम है स्टार्टअप्स। आज हमारे सामने हजारों स्टार्टअप्स हैं जो हर साल तैयार हो रहे हैं। और हर साल किससे कई सैकड़ों स्टार्टअप इसमें से यूनिकॉर्न बनते हैं। यानी उन स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन है वो 8,000 करोड़ और उससे भी ज्यादा होता है। अभी ये यूनिकॉर्न, ये जो स्टार्टअप्स है, ये अभी लूटने का एक नया तरीका बन चुका है। अंग्रेजों ने कैसे लूटा? हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारी लोग, हमारे किसान उसमें काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको बेच भी रहे हैं। और पैसा किधर जा रहा था? अंग्रेज, या उन्होंने सब कुछ तैयार किया, अंग्रेजों ने अपने नाम पे पूरी दुनिया में बेचे, वस्त्र हो, सब कुछ जो कुछ है, और पूरा प्रॉफिट अंग्रेजों के पास चला गया। सेम ऐसे स्टार्टअप में हो रहा है। आज स्टार्टअप में जो भी काम कर रहे हैं, तो स्टार्टअप लोग अपने व्यवस्था, अपनी मैनेजमेंट, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सब प्रोडक्ट या वस्तु या सेवा जो भी हम लोग तैयार करते हैं, वो अपने उसको बेच रहे हैं। हम मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था करते हैं। हम बहुत बार तो पूरा मार्केट भारत का ही होता है। भारत क्योंकि इतनी बड़ी जनता है, इतनी सारी जरूरतें हैं, पूरा ये सब कुछ मेहनत करते, सब करते हैं। और प्रॉफिट किसके पास जाता है? तो प्रॉफिट ओनर के पास जाता है। प्रॉफिट उसके पास जाता है जो ओन करते हैं, जिनके पास 90% से भी ज्यादा इक्विटी होती है। और वो है ये चाइना में बैठे हुए, जापान में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, अलग अलग जगह पे उनके पास जाता है ये सब प्रॉफिट। ये सभी कंपनियां जो अभी बड़ी बनी है,
स्टार्टअप बने, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन इनको चलाता है, किसके पास ये सब प्रॉफिट जाता है। और ये लोग वहां बैठ के, हांगकांग में बैठ के, लंदन में बैठ के, न्यूयॉर्क में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ता ये प्रोजेक्ट कहाँ है, ये तमिलनाडु में है या हिमाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में है या राजस्थान, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको उनको वहां के लोगों की क्या जरूरत है, समाज की क्या जरूरत है, वो भी वो डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ के मैनेजमेंट, पूरा डायरेक्टर बोर्ड वगैरह सब इनके कंट्रोल में होता है। और इस तरीके से आज ये जो कुछ है, ये जो स्टार्टअप है उसकी स्टोरी, यानी अगर आप 50 रुपए की आप चीज लोगे तो उसमें से 5, 7, 10 रुपए वहां अमेरिका या चाइना के पास जाता है। और दोस्तों ये न्यू पद्धति है। यानी अंग्रेजों ने किस तरह से पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को लूटा उन्होंने। ऐसा एक समय था कि 25% पूरा जो जमीन थी दुनिया की, वो अंग्रेजों के पास थी। और इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेज ऐसी जगह है कि जहां सूरज कभी डूबता नहीं, ऐसा सब कुछ। वैसे ही सेम वो जो तरीका था बिजनेस करके लूटने का, वैसे सेम तरीका है आज ये स्टार्टअप्स का। और लोग जानते हैं, लोगों को पता है, जो इसमें विशेषज्ञ है वो सभी को सब पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। क्योंकि कैसे बोलेंगे, क्योंकि वही सब पैसा लाते हैं, तो अगर उनको कोई जरूरत हो तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं, जैसे Naukri.com के मालिक, जो संस्थापक, जो खुद उन्होंने स्टार्टअप तैयार की, सक्सेसफुल एक सफल स्टार्टअप तैयार की, एक बड़ा बिजनेस वो चला रहे, वो कहते हैं कि ये ओपनली कहते हैं कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, मिस्टर संजीव। और दोस्तों ऐसे सब परिस्थिति में जब पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल है, पूरी दुनिया में लोग इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे देश में जो स्टार्टअप के नाम पे सब चल रहा है, पैसों के लिए लोग, आपने देखा क्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक कंपनी है जो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है लोगों की, पूरी तरह से जिम्मेदारी लेती है किसानों की, और वो कंपनी है एमसीआर। दोस्तों कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो मुझे बताइए कि जो शुरुआती करती है इस चीजों से, कि हमें अपने हर तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाना है और इसीलिए बिजनेस करना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है। हमारे तहसील, हमारे गांव के जो कुछ प्रॉब्लम है उसको मिलके, मेहनत करके, धंधा करके, बिजनेस करके, पैसे कमा के उसको सॉल्व करना है। इस प्रोसेस में किसानों को अच्छा इनकम मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, कुछ बिजनेसेस उनको पैसे मिलेंगे, वो सब अच्छी बात है। आपको कोई ज्यादा किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं। कंपनी के पास जो पैसे बचेंगे ना सबके देने के बाद, उससे 20% जो सीएसआर है, जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो हम लोगों के लिए देंगे। कौन सी कंपनी शुरुआती करती है इस चीज से, मुझे बताइए। कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो हर तहसील में, अभी हर तहसील में हम 15,000 ये किसान या मेंबर्स कर रहे हैं, हमारे एमपीओ में इतने सारे लोग आ रहे हैं। एक मुझे कारण बताइए, एक कारण कि जिसके वजह से बिजनेस बढ़ाने के लिए या कुछ हमारा उसमें कुछ स्वार्थ है, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मैं कई सारी जगह पे जाता हूँ, हर बार मेरा ये सब डिस्कशन होता है, तो लोग मुझे बोलते हैं, पूछते हैं, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, बोलते हैं क्या जरूरत है सब करने की, क्या जरूरत है लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ के फिर उनके साथ ये सब झंझट करने की क्या जरूरत है। आप अपना सिर्फ हमसे पैसा लो, आप अपना फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ, और जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो, किसानों को बोला कि बाबा हम इतना खरीदेंगे, उस हिसाब से करते नहीं। ये क्या सब करने की जरूरत है, ये क्यों इतना झंझट मोल लेते हो आप। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को लगता होगा कि जो बाहर आप जिससे बात करते होंगे, क्या जरूरत है करने की, फैक्ट्री लगाओ, सब करो, लेकिन आपको पता नहीं है कि एमसेल का जन्म किसके लिए हुआ है, क्यों एमसेल काम कर रही है। एमसीएल कोई ऐसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए कंपनी नहीं है, इन लोगों के लिए तो बनाई है कंपनी, लोगों के लिए बनाई है कंपनी। लोग कहते हैं क्यों सैटरडे सेशन चाहिए, क्या जरूरत है सैटरडे सेशन की, क्या फायदा उसका, इकोनॉमिक आर्थिक क्या फायदा उसका, माल तैयार करना और बेचना है, क्या क्यों है सैटरडे सेशन। हमको गांव को बेहतर बनाना है, समाज को बेहतर बनाना है, लोगों की समस्या हमको सॉल्व करनी है। और हर बार हर समस्या पैसों से नहीं सॉल्व होगी। बहुत सारी चीजें ऐसे ना कि जहां लोग इकट्ठा आने चाहिए। मैं किसी गांव में जाके सॉल्व नहीं करने वाला, उस गांव में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही गांव के लोग इकट्ठा आने चाहिए और उन्होंने सॉल्व करनी चाहिए, यही तो बताना है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में लोगों ने पूरी जिंदगी दिन रात लोगों के लिए काम किया, और वो लोग थे हमारे संत। हमारे जो संत है ना, ये समाज, इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी। कोई भी धर्म, कोई भी जात का हो, लेकिन उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया हो।
अगर उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया, हम हफ्ते में एक दिन आधा घंटा 1 घंटे के हम लोग वो कर नहीं सकते। ये कारण है सैटरडे सेशन का। यानी डे वन से, जब से हमने एमसीएल शुरुआत की है ना, डे वन से हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो सोच है वो क्लियर है कि हम इस सोच के लिए, इस उद्देश्य के साथ ये काम कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसे देखा तो है ही नहीं, हम पूरी तरह से डेडिकेटेड है लोगों के लिए, इस समाज को बेहतर बनाने के लिए। और बिजनेस तरीका है ये अचीव करने का। दूसरा क्या तरीका है? अगर हमें गांव को बेहतर बनाना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है, प्रॉब्लम्स हल करने हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन शुरू करना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए बिजनेस चाहिए। और इसीलिए यही कारण है कि हम जरा भी, कोई भी अगर हमें आए हमारे पास आता है तो हम अपनी इक्विटी नहीं बेचते ना, हम इक्विटी देंगे किसी से पैसा लेते, आपको देंगे, जो हमारे लोग हैं उनको देंगे इक्विटी। कभी आपने देखा कि एमसीएल किसी बड़ी कंपनी के साथ बात कर रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है? ये सब छोटी छोटी स्टार्टअप करते, ये ऑनलाइन गेम वाले स्टार्टअप पैसा खड़ा करते, तो हम नहीं कर सकते क्या? नहीं करना है, लेकिन हमें नहीं करना है। हमारे हमारे किसानों का, हमारे लोगों का भविष्य किसी के हाथ में, कोई चाइना, कोई जापान और अमेरिका के हाथ में, वो बट के हमें यहाँ डिक्टेट करेगा, नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं कि आप कुछ चीजों में थोड़ा सा डिले होते हैं, ठीक है ना, डिले होते हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन सही है कि हम लोगों के लिए लोगों की कंपनी बनाएंगे और उसको आगे चलाएंगे। और हम बाकी के स्टार्टअप जैसे है ही नहीं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता बाकी के लोगों को। अपनी काम पूरी कंपनी बेच दो, हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं उनको, बस हजारों करोड़, क्या क्या चाहिए और जिंदगी में? ऐसी कंपनी ही नहीं अपनी किसी दूसरी स्टार्टअप से, ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं अपनी जो वैल्यूएशन के ऊपर काम करती है। इतना वैल्यूएशन हुआ, उतना वैल्यूएशन हुआ। अब ये फॉरेनर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपसे इक्विटी लेते हैं और इस वैल्यूएशन इतना 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 मस्त बढ़ाते हैं, और 5 साल 7 साल के बाद आईपीओ में जाके वो 25% जो है शेयर्स वो लोगों को देते हैं। अभी वो 25% का, यानी उसका इतना वैल्यूएशन करते हैं वो, इतने गुना, कि 25% अपने शेयर बेच के भी उन्होंने जो ओरिजिनल अमाउंट या पैसे लगाया था ना, उससे कई गुना उनको पैसे मिलते हैं। यानी जो पैसे उन्होंने इनिशियली लगाए उससे कई गुना तो उनको आईपीओ में मिल जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा के करते हैं। और बाकी पूरी जिंदगी कंपनी के तो मालकी है ही, तो वो जब मलाई मिल रही है वो तो चालू ही है, वो जो फायदा हो रहा है तो हो रहा है। इस तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोग सामान्य लोग क्या करते हैं, आईपीओ के टाइम वो शेयर्स लेते हैं और इंट्राडे खेलते बैठते हैं, आज ये ऊपर गया, आज ये नीचे गया, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। इस तरीके का काम जब बाकी की कंपनियां कर रही तो एमसीएल नहीं करेगी बिल्कुल। ऐसी कंपनी हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमारे ओनरशिप में। कोई भी कंपनी, इस कंपनी की मालकी कोई भी स्टार्टअप होगी किसी भी तहसील में, ये मालकी हमेशा लोगों के पास रहेगी, ओनरशिप हमेशा लोगों के पास रहेगी। और एमसीएल वो कंपनी है जो लोगों के लिए तैयार हुई है। हमारे बिजनेस मॉडल भी अगर आप देखोगे तो एकदम अलग बिजनेस मॉडल है। क्यों ऐसे बिजनेस मॉडल है? क्यों वो एमवीपी है, एमयूपी है, बाकी स्टार्टअप्स है, क्यों एमपीओ है? ये सभी इसीलिए क्योंकि लोगों के लिए करना है काम। हर कोई चीज, ये कोई उत्पादन जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं उसका कारण ही है लोग। हम चाहते हैं कि हमारे किसान, हमारे लोगों का आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति बदले, उसकी जिम्मेदारी हम लोग। और इसलिए एमसीएल की शुरुआत हुई है। और इसीलिए अभी शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए हमने इसका निर्माण किया है। शुरुआत करते हैं सभी एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट प्रोजेक्ट्स के। आज एमसीएल ऐसी कंपनी है कि हमारे 49 जगह पे बायो सीएनजी के, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूशन में चालू है। अलग अलग लेवल पे उनका एग्जीक्यूशन, क्योंकि इनके लिए लगती है परमिशंस। और मोमेंट आपने अगर किसी प्रोजेक्ट को सीएनजी प्रोजेक्ट बोला, तो वो जो संस्थाएं होती है ना जो परमिशन देते हैं, उनको पता ही नहीं है, मतलब उनको फर्क समझ में नहीं आता कि बायो सीएनजी क्या है, फॉसिल सीएनजी क्या है, सीबीजे क्या है। परमिशन लगती है। अगर आपने वहां उनके विदाउट परमिशन अगर उसने काम किया, आपने कुछ अगर पेसो आई और उसने देखा कि वो बराबर नहीं है, तो वो बोलेगी अब पूरा डिमोलिश करना है, आपको तोड़ना है और नया बनाना है। और ये बराबर है, देखो उनके हिसाब से वो बराबर है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल, ये जो ईंधन है, ये ईंधन, जीवाश्म ईंधन होता ही इतना खतरनाक है। जरा भी कुछ गलती हुई, प्रॉब्लम हो, तो 1 सेकंड में जान माल का नुकसान हो सकता है। तो वो उनके जगह पे बराबर है।
तो इसीलिए जब तक ये परमिशन नहीं आती तब तक ये काम पूरा आगे हम लोग वैसे नहीं लगा सकते। लेकिन अभी हमने ये सोचा है कि जितने भी ऐसे लोकेशन है, भले ही पैसों नहीं आ रही है उनके पास, उसका टाइम लगता है, लेकिन एटलीस्ट उनका एनए है उस पर्पज के लिए, तो वही काम शुरू करते हैं। जो भी आगे भी आपके पास जमीन है, एनए है, आपने सब किया है, तो एटलीस्ट जो कंपाउंड वॉल है, गेट है, जो सिक्योरिटी केबिन है, बाकी की ऐसी चीज जो लगने वाली, जो कंपलसरी है, उसका काम शुरू कर देते हैं। और इसीलिए अभी हमने डिसाइड किया कि आगे के 7 से 10 दिन में हम ये जो 49 की संख्या उसको 73 करेंगे। जो भी ऐसे लोकेशन है, जो भी ऐसी फैक्ट्री है कि जहां ये काम कर सकते हैं, शुरुआत जो भी काम जरूरी है वो काम करेंगे और इस फैक्ट्री का काम शुरू करेंगे। फेज 2 का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। फेज 2 में बहुत सारे सिविल वर्क अभी तैयार होंगे, आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से ये बढ़ता है। आज की तारीख में 7 ऐसी जगह है जहां फेज 2 का काम चालू है, उसमें 11 हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं, तो लगभग 18 ऐसे लोकेशन होंगे कि जहां फेज 2 का यानी अच्छा काम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो फेज 1 में काम कर रहे हैं सीएनजी के, जो आज 31 ऐसे लोकेशन है जहां फेज 1 का काम चल रहा है, उसमें भी और चॉइस हम लोग ऐड करके लगभग एक संख्या 55 होने वाली है। तो दोस्तों, और हम लोग यही भी समझते हैं कि आगे के 3 से 4 महीने में जो बाकी के प्रोजेक्ट्स है, जो तहसील से, वो भी 50 से 60 प्रोजेक्ट इसमें ऐड होंगे, जैसे जैसे उनकी परमिशन या बाकी की चीजें उनको मिलेगी। तो दोस्तों, ये सभी जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं, ये सभी काम कर रहे हैं आपके लोकेशन पे, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को लगाएं, जल्द से जल्द उस माल को तैयार करें और उसको बेचें। इतने जो करोड़ों की तादाद में जब पैसे लग रहे इतने सारे लोकेशन के ऊपर, तो एक ही मकसद से वो लग रहे हैं। दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स है वो एमकोल प्रोजेक्ट्स। आज एमकोल प्रोजेक्ट की जो परिस्थिति है, जो बायोकोल हम लोग बना रहे हैं, उसकी परिस्थिति यह है कि हम पूरी तरह से तैयार है 6 लोकेशन पे, एक पर 6 अलग अलग जगह के ऊपर, कि जहां इस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो प्लांट मशीनरी सब कुछ लगता है वो सब कुछ है, लेकिन वो फाइनल यानी प्लांट एंड मशीनरी का इरेक्शन है क्या, उसकी या उसकी इलेक्ट्रिकल या जो केबल है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कुछ है, वो जो छोटा सा काम बचता है ना एंड में, जो साइट पे करना होता है इरेक्शन कमीशन का, उस काम पे। लेकिन सिर्फ 6 ही नहीं, 18 और लोकेशन, 12 और फैक्ट्रीज, वो पूरे इक्विपमेंट हमारे सब रेडी है, वो उन लोकेशन पे जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आज की तारीख में हम तैयार है 18 प्रोजेक्ट्स के साथ। ये 18 प्रोजेक्ट अभी कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से तैयार है कि वो रॉ मटेरियल लेंगे और माल तैयार करके बेचेंगे। इतना ही नहीं, अभी 26 जनवरी को हमने 68 लोकेशन के ऊपर प्रोग्राम किया कि एमकोल का प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 26 जनवरी हमारा लोगों के लिए समर्पित ऐसा सन है, उत्सव है, जिसको हमने मनाया। अब ये 68 लोकेशन बन गई है 84। अब इस 84 लोकेशन के अगर 18 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है, तो बाकी के 66 प्रोजेक्ट भी आने वाले 3 से 4 महीने में हम लोग करने वाले, 3 महीने में इसके सभी प्लांट एंड मशीन हम पूरा करके इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से करेंगे। तो मुझे बताइए, ये एमकोल का कंसेप्ट है, ये एमकोल पहली बार हमने यानी मैंने आपके सामने कब रखा? तो 10 अगस्त 2022 को पहली बार इस एमकोल के बारे में जानकारी मैंने अपने इस फैमिली के, अपने एमसीएल परिवार के प्राइम बीडीए से लेके हमारे सभी राज्य स्तरीय बीडीए, जो सभी हमारा पूरा परिवार है, सभी हमारे तहसील के जो ओनर वगैरह, उनको सबके सामने रखे। और आज सिर्फ 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में वी आर रेडी विथ 18 प्रोजेक्ट्स, और आगे के 3 महीने यानी 9 महीने में हम 84 प्रोजेक्ट के साथ तैयार हो जाएंगे। कौन सी कंपनी ऐसा काम करती मुझे बताइए? और ये 6 महीने भी नहीं, अगर आपने देखा होगा तो जब मैंने पहली बार 10 अगस्त को रखा आपके सामने, ये बात समझते समझते करने का जो काम है वो चालू हुआ नवंबर के बाद, मिड नवंबर के बाद। तो इसका मतलब है सिर्फ 4 महीने में हम एमसीएल ने 18 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। सिर्फ 7 महीने में ये एमसीएल अभी 84 प्रोजेक्ट पूरा करने वाली है। दुनिया में कौन सी ऐसी कंपनी है जो इतने सारे लोकेशन में एग्रीकल्चर में इतने प्रोजेक्ट लगाते इतने कम वक्त में? कोई भी कंपनी नहीं दोस्तों। यानी एमआईडीसी में जाके स्ट्रक्चर करना रोबोट से, मशीन से, अलग बात है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर में ऐसे प्रोजेक्ट्स करना, इतने सारे प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना, यह अलग बात है।
कोई भी दूसरी दुनिया की कंपनी ने जिन्होंने ये सब किया है। और इसीलिए मैंने कहा था कि एमसीएनजी जो प्रोजेक्ट है वो तो लगाना ही है ना कंपल्सरी। जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है देश के लिए वो तो कंपल्सरी करना है। लेकिन एमसीएनजी और एमकोल के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं, अभी तहसीलों में हमने लोगों को, किसानों को अपने वादे किए, 15,000 लोगों को अपने साथ जोड़ा, बाकी के लोगों को बोला कि हम सुजलम सुफलम करेंगे, प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे, बिजनेस का निर्माण करेंगे। अभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट में अपने खुद के चीजें है, ऊपर से उसके कुछ चीजें ऐसे लोग बनाते हैं जिनकी मोनोपोली है, जो कहेंगे 3 महीने में देंगे और देते थे 9 महीने 12 महीने के बाद भी देंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सीएनजी के बारे में। लेकिन वैसे एमकोल के पास नहीं है। एमकोल में सब चीजें अपने कंट्रोल में है, और यही कारण है ना कि हमने 18 प्रोजेक्ट अभी 4 महीने में तैयार किए, और बाकी ये 84 प्रोजेक्ट भी करेंगे अभी 7 महीने में, टोटल 7 महीने में, आगे के 3 महीने में। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, और दोनों की तरफ अगर आप देखोगे तो दोनों का रॉ मटेरियल सेम है, 100 टन इनपुट का ही प्रोजेक्ट है। दोनों के लिए किसान 100 हेक्टेयर जमीन के ऊपर ही अपना उगाने वाला है, और नेपियर घास का जो दाम उसको मिलना है वो दोनों इसमें सेम है। तो इनकम किसानों के लिए सेम है, हमारे जो भी एमवीपी इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए इनकम सेम है, जो भी चैनल पार्टनर बाकी के लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इनकम सेम है। इनकम किसका कम हुआ? तो इनकम उस फैक्ट्री के ओनर का, यानी मेन एमसीएल का, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता उससे। सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो है, जिनके लिए सब काम किया, वो हमारे किसान है। और दोस्तों कि अभी हम इस चीज पे आए हैं ना कि इस चीज को फिर अभी पूरे लाइफ टाइम करना है। अभी हम चीज पे आए, ये जमीन देखी, ये लोकेशन देखा, वो परमिशन, बाकी सब चीजें ये आपने सीखी करके, और ये सीखना जरूरी भी था क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने तहसील में अभी, एमकोल के प्रोजेक्ट, बाकी के प्रोजेक्ट। तो ये अच्छा वो आपने सीखा, लेकिन काम कौन सा करना है? अभी दिन रात हर दिन वही नेपियर घास उगाना, उसको कट करना, उससे बायोकोल बनाना, सीएनजी बनाना, उसको बेचना। अभी उस काम की एक्चुअली शुरुआत हो रही है, और ये जो काम है ना, ये कंटिन्यूस, इसमें अपग्रेडेशन, कोई ना कोई काम चलता रहेगा। अब कोई पूरी देश में छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो वेट बायोमास के ऊपर बायोकोल बना रही है। ये सभी जो कंपनियां काम करती है वो ड्राई बायोमास पे काम करती है। ये 3 कंपनियां हमने ली बायोमास ब्रिकेट की, एमसीएल ने, वो भी उनकी मशीनरी सिर्फ ड्राई बायोमास की है। तो अभी हम जो भी मशीनरी डाल रहे हैं, उस नेपियर घास के मॉइस्चर कम करके उसको बायोकोल बना के, हर चीज के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये बेहतर कर सकते हैं, वो बेहतर कर सकते हैं। ये रिसर्च इनोवेशन अभी आपको लाइफ टाइम करना है। ये फर्स्ट जी चालू की हमने मोबाइल के, हमें 5G तक जाना है। और दोस्तों हर प्रोजेक्ट जो देखें, अगर आप देखेंगे तो 12 से 15 करोड़ का माल तैयार करके बेच सकता है ये हर एक प्रोजेक्ट। पहले दिन नहीं होगा ये, पहले दिन हो सकता है कि तुम्हारे आपके फैक्ट्री में 1 टन रॉ मटेरियल डालेंगे और 300 किलो हम प्रोडक्ट निकालेंगे। धीरे धीरे करेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद ऑप्टिमाइजेशन होकर हम लोग उस लेवल पे जाएंगे जब हर दिन 100 टन माल जा रहा। लेकिन ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है वो 12 से 15 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे हमारे सभी लोकेशंस के लिए। और इस फैक्ट्री के लिए अगर आप देखोगे कि समझे 20% हमें प्रॉफिट है इसका, तो हर लोकेशन से 2.5 से 3 करोड़ का प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट में आपका हिस्सा कितना है? तो आपका हिस्सा है 10%, यानी 24 से 30 लाख। यानी ऐसा समझे कि महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए आपका इनकम एक प्रोजेक्ट से चालू होने वाला है, हर जो एमकोल के जो ओनर है, एमसीएल के जो प्रोमोटर है। और दोस्तों उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एक एमकोल प्रोजेक्ट के साथ हम अपने गांव के लिए, तहसील के लिए 20 से 30 लाख का फंड, पैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने गांव में काम किया है, मुझे पता है कि इस पैसों से कितना फर्क पड़ने वाला है। कैसे आश्रमशाला के छोटे छोटे स्कूल होते हैं और छोटी छोटी जरूरतें होते हैं, 50,000 1 लाख से भी कितना फर्क पड़ सकता है। तो एक एमकोल के फैक्ट्री के साथ अगर हम इतना पैसा गांव के लिए, तहसील के लिए जनरेट करेंगे, तो आपको पता नहीं कितना बड़ा कितनी बड़ी सेवा हमारे हाथों से होगी लोगों की। और दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखोगे तो इस फैक्ट्री में 39 से लेकर 45 लोग हमें डायरेक्ट सैलरी के ऊपर फैक्ट्री में लगने वाले। आप एंटरप्रेन्योर्स, उद्योजकता के देखेंगे तो इस नेपियर घास को काटना, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इन सब चीजों में कई सारे उद्योजक निर्माण होने वाले। और मैं समझता हूं कि 10 से 15 उद्योजक हर फैक्ट्री के लिए कम से कम
उसके तैयार होने वाले। अभी मार्केटिंग का तो उसमें पकड़ा ही नहीं मैं। और जब 100 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं कि 100 हेक्टेयर के ऊपर नेपियर घास उगाएंगे, तो उस 100 हेक्टेयर के ऊपर जो इनकम होगा उससे वो कम से कम 100 हमारे जो किसानों के परिवार है उनकी हमेशा के लिए चिंता मिटने वाली है। अच्छा इनकम चाहिए महीने का, साल का, उसके हमेशा के लिए इनकम की प्रॉब्लम उनकी मिटने वाली है 100 परिवार के साथ। और ये पूरा एक प्रोजेक्ट कितना जीडीपी का निर्माण करेगा? 8 से 9 गुना का मतलब है 131 करोड़ का जीडीपी। और ऑलमोस्ट अगर ये अंतरराष्ट्रीय जिस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं अमेरिकन डॉलर, तो 12 से 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर की जीडीपी का निर्माण करेंगे। और मिलकर ये 84 जो यूनिट्स है वो ऑलमोस्ट 1,300 मिलियन से भी ज्यादा का जीडीपी का निर्माण, जीडीपी का योगदान हमारे देश के लिए करेंगे एक एक प्रोजेक्ट के साथ। और दोस्तों ये सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी आज किसी के पास नहीं, वो ये है कि ये सभी जो प्रोजेक्ट है ये 100% हमारे लोगों के होंगे। आप जिस तहसील में रह रहे हो, जिस उस तहसील के जो लोग हैं, अपने किसान, वहां में रहने वाले लोग, आप लोग, ये उसके ओनर है। जो भी कुछ करना है, उस प्रोजेक्ट को बेहतर करना है, जो कुछ करना है, सब आपको करना है। उसके बारे में अगर जो सीएसआर फंड हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो किधर इस्तेमाल करना है, क्या करना है, सब आपको करना है। ये सब 100% आपके प्रोजेक्ट्स हैं। कितनी खुशी होगी ये सब जब हम करेंगे और कर रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत अलग लेवल का सम्मान है। अभी देखिए कि हमें हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक एमकोल और एक सीएनजी प्रोजेक्ट करना है हर ग्राम पंचायत के ऊपर। यानी उस ग्राम पंचायत के और कितनी जमीन लेनी है? सिर्फ 20%। हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज जितनी भी जमीन है खेती के अंदर, सिर्फ 20% जमीन अगर हमने ली, उसके ऊपर नेपियर घास उगाया, तो हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक सीएनजी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इतना सिंपल है। और 20% छोड़ के बाकी के 80% तो है ही जो काम करने के लिए। और सोचिए कि हमारे देश में जहां 2,53,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायत आज की तारीख में, आज हमारे देश में, तो 2,53,000, ये 2.5 लाख के ऊपर हर लोकेशन के ऊपर जब एक एमकोल और एक सीएनजी का प्रोजेक्ट लगेगा, जो पूरी दुनिया के लिए ये बायोकोल बनाएगा, जैविक ईंधन बनाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए मीथेन बनाएगा, और जो पूरी दुनिया के लिए खाद यानी खाने का इंतजाम करेंगे। नहीं है लोगों के पास ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सॉइल कंडीशनर, तो ये 2.5 लाख लोकेशन के ऊपर जब ये काम करेंगे, इसका निर्माण करेंगे और पूरी दुनिया को जब देंगे, बेचेंगे, तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्योंकि इतना इतना कुछ दिया है कुदरत ने, प्रकृति ने हमें। हर ग्राम पंचायत में इतनी जो मिट्टी हमारे पास और नहीं है दुनिया के किसी के पास, ना अमेरिका के पास, ना चाइना के पास, ना इतना पानी है, ना ये जो लोग बोलते हैं ना, ये लोग अभी सबसे बड़े ज्यादा लोग हैं हमारे पास, सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। मुझे तो हमेशा लगता है ताकत है अपनी, नहीं है किसी के पास, लोगों के पास, और इसकी ये ताकत से ही हम लोग ये सब प्रोजेक्ट करेंगे और दुनिया की ये आराम से हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लोगों को चारा नहीं है, अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दिन पहले, आज 3 मार्च है ना, 1 मार्च परसों ही बिल गेट्स साहब मुंबई दिल्ली आए थे, भारत में आए थे, और उन्होंने एक लेक्चर सीरीज में, रामनाथ गोयंका लेक्चर सीरीज है, तो वहां जाके अपना भाषण दिया। उन्होंने दुनिया के, भारत के सामने ये रखा कि पूरी दुनिया के सामने अभी सबसे बड़ा संकट जो है वो है क्लाइमेट चेंज, और पूरी दुनिया के पास सॉल्यूशन नहीं है इसका। उन्होंने कहा ये बात, दुनिया के पास, किसी देश के पास सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया जो चलती है जीवाश्म ईंधन के ऊपर। 80% से भी ज्यादा ऊर्जा और ईंधन की जो जरूरत है वो जीवाश्म ईंधन ही पूरी करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां किसी देश के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, भारत ये सॉल्यूशन दुनिया को दे सकता है। भारत में 70 करोड़ युवा है जो मिलकर अगर काम करे तो पूरी दुनिया को वो आने वाले दिनों में ये क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन देने वाला है। अभी मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कहा। क्या उनको पता है कि एमसीएल क्या कर रही है? क्या उनको पता है कि एमसीएल लाखों युवाओं के साथ, कार्य, ये एंटरप्रेन्योर उद्योजकों के साथ इतना बड़ा काम कर रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि उनको ये पता हो, और इसीलिए परसों ही उन्होंने ये स्टेटमेंट पूरी दुनिया के सामने किया। और दोस्तों ये सभी जो लोग होते हैं ना, बिल गेट्स साहब है, बाकी के सब लोग हैं, अलग अलग लेवल पे अपनी परीक्षा लेते,
वो देखते हैं कि जिन मूल्यों को, सिद्धांतों को आप दुनिया के सामने रखते हो कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो एक्चुअली आप उसके ऊपर अमल करते हो कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए वो आप उसका उपयोग करते हो। लेकिन जब आप अपने मूल्यों को, सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, आप ऐसी कंपनी और संस्था का निर्माण करते हो, तब आप एक अपने लिए खुद में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में तैयार करते हो, एक क्रेडिबिलिटी तैयार करते हो, एक अलग आदर, एक ब्रांडिंग लोगों के लिए तैयार करते हो, इन सबके लिए तैयार करते हो। और ये सभी लोग फिर ऐसे कंपनियों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। और दोस्तों, इस सभी प्रोसेस में मिलके हम सभी लोग, हमारे ये जो लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। आओ मिलके हमारे सभी जो परिवार के जितने भी उद्योजक है, हम अपने अपने गांव की, तहसील की लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। हम हमारे किसानों का इनकम बढ़ाते हैं, लोगों का इनकम बढ़ाते हैं, और इस कदर बढ़ाते हैं ना कि आने वाले दिनों में अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो खेती करनी चाहिए, ऐसी सोच बननी चाहिए। ये जो किसान आज बहुत सारे संकट, प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, उनकी इनकम इतनी बढ़नी चाहिए कि सबसे अमीर कम्युनिटी यानी किसान होनी चाहिए। और इस सभी प्रोसेस में ऑफ कोर्स हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। थैंक यू।